देखिए भैया, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है जिसको 3 राज्यों से लेकर के और केंद्र सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मुहिम में लगी हुई। जी भैया, अभी मैं बात कर रहा हूँ वो श्रृंखला की, जो कि नदियों की वजूद मिटाया बचाया है, जो कि जिसका इतिहास भैया 350 करोड़ साल पूर्व की है, जो कि आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई संघर्ष लड़ रहा है। जी मैं बात कर रहा हूँ अरावली श्रृंखला पहाड़ों की, जिसका एक सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है, जिसके बाद से पूरे देश में करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में जो बस रही उस पहाड़ियों के प्रति जो शान जान की काम करता था ढाल बन करके, उसके अस्तित्व पर जब खतरा छाया है तो करोड़ों हिंदुस्तानी उससे काफी नाराज है, उनके एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद। चलिए उन्हीं सब चर्चा पर अभी हमारे साथ शैलेश ओझा हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं, हमेशा पेड़ पौधा लगाते रहते हैं। हर हफ्ता हर दिन एक एक सुनने में देखने में मिलता है कि वृक्षारोपण को लेकर के काफी मतलब समाज में जागरूकता करते हैं और स्वयं लगाते करते भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे अरावली श्रृंखला के बारे में। स्वागत है आपको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपका। अरावली श्रृंखला जो जिसका इतिहास 350 करोड़ साल पूर्व है, पहले का है और आज भी अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है, जो कि उत्तर भारतीय लोगों के लिए वो जान ढाल का काम करता है। हाँ, बिल्कुल, जो अरावली रेंज की पहाड़ियाँ हैं, वो कई मायने में पर्यावरणीय सुरक्षा के रूप में, एक ढाल के रूप में हमारे लिए, हमारे देश के लिए काम करता है। और कहीं न कहीं मतलब भूजल स्तर को मेंटेन करना, भूस्खलन रोकना, ये सब इस तरीके की प्रदूषित हाँ, प्रदूषण से बचाना, क्योंकि उन पहाड़ियों पर बहुतायत मात्रा में पेड़-पौधे हैं, जंगल हैं, जिनसे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होती है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जो फैसला आया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें ये कहा गया है कि 100 मीटर से जो कम की ऊँचाई की पहाड़ियाँ होगी, उनको पहाड़ों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, मतलब उनका खनन के लिए आदेश दे दिया गया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि 100 मीटर से ज़्यादा की ऊँचाई के पहाड़ केवल 10% ही है, मतलब 90% जो अरावली रेंज का पहाड़ है, उसको फिर ये सरकार मान रही है कि वो पहाड़ नहीं है। तो इससे मतलब एक अंधाधुन उनका खनन करने की प्रक्रिया शुरू होगी। खनन पहले भी होता था, नो डाउट पहले भी होता था और वो होता रहेगा, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतें कम नहीं हो रही हैं। तो इस पर सरकार से ज़्यादा मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार से ज़्यादा दोषी हम लोग हैं। आप पूछिए कैसे? हम जैसे हमारा घर गाँव में होता है, हमारा काम उससे चल सकता है। हमारे पास एक घर होता है, सफिशिएंट होता है, 5 लोगों का हमारा परिवार है, एक घर है हमारे पास, सफिशिएंट है हमारे रहने के लिए। लेकिन हमारी इच्छाएँ इतनी बढ़ गई हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा एक शहर में घर हो। जैसे मैं रघुनाथपुर गाँव का हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि एक मेरा जो जिला मुख्यालय है बक्सर, वहाँ घर हो। जब वहाँ मेरा घर हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ पटना में हो, फिर दिल्ली में हो। मतलब 5 लोगों का मेरा परिवार है और मुझे 5 घर चाहिए, और उन घरों में पत्थर लगे होने चाहिए, संगमरमर होना चाहिए। जो सीमेंट बनता है उसमें भी कहीं न कहीं पत्थर का उपयोग होता है। जो ये संगमरमर हम लगवाते हैं घर में, वो भी तो अरावली से ही काट कर लाया जाता है। या फिर यहाँ जो झारखंड में दुमका का आस-पास का एरिया है, वहाँ पहाड़ काटे जाते हैं। काले पहाड़ वहाँ पाए जाते हैं और सफ़ेद उधर अरावली रेंज में। तो कहीं न कहीं इसके लिए दोषी हम भी हैं। हमें लग्ज़रियस लाइफ़ चाहिए, बेहतरीन घर चाहिए, और उसके लिए पहाड़ कट रहे हैं तो कट रहे हैं। कल को ठीक है हमारे बच्चे। अच्छा, और पहाड़ों की बात किया जाए तो आपने जैसे कि बताया कि 90% जो पहाड़ हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो ये सही बात है। 2010 में एसएफआई की रिपोर्ट के तहत, सर्विस फॉरेस्ट इंडिया के रिपोर्ट के तहत 12,048 बताया गया था कि टोटल जो वहाँ पे अरावली श्रृंखला की जो क्षेत्र की पहाड़ हैं 12,048 है, जिसमें अब देखा जा रहा है तो 1,048 ही मतलब चट्टान ऐसे हैं जो कि 100 मीटर है तथा 100 मीटर से ऊंचे हैं, बाकी सभी खत्म हो जाएंगे। तो ये कहीं नहीं तो कहीं रेगिस्तान की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर बाढ़ का समस्या हो जाएगा राजस्थान लोगों के लिए, दिल्ली जैसे राज्य में। देखिए, अगर अरावली रेंज की पहाड़ियों को 90% जो एरिया है, उनको काट दी जाए, खनन में वो हिस्सा निकाल दिया जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि
पूरा दिल्ली आपका मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। अभी दिल्ली में इतना प्रदूषण है, सरकार उसे रोक नहीं पा रही है, बड़े-बड़े दावे होते हैं और ये प्रदूषण एक दिन में नहीं फैला है। अब ये नहीं है कि मैं किसी सरकार को पार्टिकुलर दोष नहीं दे रहा हूँ, भाजपा की सरकार आया वहाँ 7-8 महीने हुए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने पॉल्यूशन फैला दिया या उसके पूर्ववर्ती सरकार ने मतलब काम नहीं करा। ये पॉल्यूशन एक दिन में नहीं हुआ है, ये एक सतत प्रक्रिया है और उसका एक ही रीज़न है प्रकृति का दोहन। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ अवश्य करेगी। ये और कुछ नहीं है, प्रकृति का दोहन है, वनस्पतियों का क्षरण है। हमारे पास पेड़-पौधे नहीं रहेंगे, हमारे पास पहाड़ नहीं रहेगा तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक तरफ हम एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रहे हैं, लाखों पेड़ लगा रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। अरे उससे अच्छा है माँ के नाम जंगल ही बचा लिया जाए, माँ के नाम पहाड़ ही बचा लिया जाए, माँ के नाम प्रकृति ही बचा लिया जाए। बचाना हम कब सीखेंगे? अब मैं वो तो अरावली रेंज की बात दूर की है, मैं बक्सर की बात कर रहा हूँ। हमारे बक्सर में पिछले साल पूरे भारत में सबसे गर्म जिला घोषित हुआ था, शायद 13 या 27 जून को पूरे भारत का सबसे गर्म जिला था। क्यों? क्योंकि यहाँ आरा से पटना के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ और लगभग 60,000 पेड़ काट दिए गए विकास के नाम पर। तो विकास जरूरी है, आपके घर के पास भी सड़क होनी चाहिए, हमारे घर के पास भी सड़क होनी चाहिए, आवागमन होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि विकास की इबारत विनाश के रास्ते पर चलकर नहीं लिखी जा सकती ना। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके वहाँ पे विकास कैसा कर लीजिएगा? मान लीजिए विकास करिए, प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, सुनने को मिलेगा ही वहाँ से। भाई कहने का मतलब है विकास किसके लिए चाहिए? मानव जाति के लिए चाहिए, मानव रहना तो चाहिए उसके लिए ना। अभी टेम्परेचर 47 डिग्री हो गया, 55 डिग्री टेम्परेचर 5 साल के अंदर 55 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा और हम लोग उबल के मर जाएंगे। फिर क्या फायदा है ऐसे विकास का? मतलब विकास इसलिए है कि एसी हम लगा ले घर में और आप 24 घंटे एसी में रह सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब हम कैसा भारत का निर्माण करना चाहते हैं? और रही बात, देखिए कहीं कहीं विकास के लिए कुछ कार्य ऐसे करने पड़ते हैं, मैं एकदम से उसके खिलाफ नहीं हूँ, उसका वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऐसी भी टेक्नोलॉजी है कि हम बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के उसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि उनको जड़ से काट दिया जाए। आप उसके बदले में मैं ये बात ये नेताओं के प्रति पूछना चाहता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट में ये चर्चा होती है कि समोसा का साइज कितना बड़ा है, लेकिन कभी इस चीज को लेकर के ना ही पक्ष वाला मुद्दा रखते हैं और ना ही विपक्ष वाला। तो ये आप मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है हर किस गलत फैसला है? इससे काफी लोगों की नुकसानदेही हो रही है, वहाँ की क्षतिग्रस्त उत्तर भारतीय लोगों की जो ढाल का काम करता है वो अरावली श्रृंखला, ये उसको ग्रसित करने का काम किया गया। देखिए, मैं न्यायालय पर तो सवाल नहीं उठा सकता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर मैं सवाल नहीं उठा सकता, फैसला का सम्मान लेकिन मैं ये अपील करूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय से कि उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, इस पर उसका वैकल्पिक मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि हम 90% अरावली रेंज को खत्म करके विकास की इबारत नहीं लिख सकते, और अगर हम लिखेंगे तो उस विकास में रहने लायक हम नहीं बचेंगे। वही बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में बैठे नेता भी जहां समोसे की बात करते हैं कि समोसे का साइज बढ़ गया, लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दों पर वो चुप हो जाते हैं। तो इसको सरकार को हम कहने का मतलब है कि सरकार इस पर अपना विचार रख के सुप्रीम कोर्ट से अपील तो कर सकती है कि ये फैसला थोड़ा सा देखते हुए करे, क्योंकि केंद्र सरकार का जो मंसूबा था वही सुप्रीम कोर्ट पारित कर दिया। हाँ, तो आप ऐसा नेता चुनिएगा तब ना। अच्छे नेता होते कितने हैं, 2-4 होते हैं, वो सवाल उठाते हैं। अभी भी आप देखते होंगे ऐसे नेता आपको मिलेंगे जो सदन में ऐसी बातों को रखते हैं। हमें ऐसे नेताओं की फौज खड़ी करनी पड़ेगी, अन्यथा मतलब हम इसी परिवेश में जीने के लिए मजबूर रहेंगे। अब दिक्कत ये है कि अब जैसे कहीं कोई इस पे आवाज उठाता है तो पक्ष वाले उसे विपक्ष का एजेंट करार दे देते हैं। मैं इन सब बातों को नहीं रखना चाहता था, लेकिन एक है हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, वो कभी-कभी ऐसे समाजोपयोगी मुद्दे को उठाते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं, तो वो फलाना के एजेंट हैं। और अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई वैसा, कांग्रेस की सरकार हो, अगर वैसा कोई आवाज उठाता है तो उसे बता दिया जाएगा कि ये भाजपा के एजेंट हैं। तो मतलब दिक्कत ये है कि पार्टियां जो है वो इस कदर मतलब राजनीति के उसमें उलझी हुई है कि मतलब उनको
सही कार्य दिखता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस लिए यहाँ चुनकर भेजा गया है। बिल्कुल एक नंबर का बात आपने कहा। इनका बात मैं स्पष्टीकरण कर दूं तो ये कहने का मतलब है कि पार्टियां इस तरीका से विचारधारा अपना दी है कि आप अगर सही चीजों को मुद्दा, मतलब आप पार्टी के सपोर्टर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आम को इमली कहेगी तो आप इमली मान जाइए। गुलाम थोड़ी है, किसी व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी के विचारधारा के गुलाम नहीं होना चाहिए। ये हमने वसीयत थोड़े लिखी है। और देखिए, गलत का तो खिलाफत होनी चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, चाहे वो अरावली की बात हो और चाहे अब अरावली तो बहुत दूर की बात है। अब देखिए, मेरे को अभी एक न्यूज़ पता चला, आरा के बगल में एक गांव है, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, वहां पे विवाह मंडप बनाने के लिए 30 पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि उसके जस्ट बगल में थोड़ी दूरी पर सरकारी भूमि है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। अरे यार, वहां बना लो, क्या जरूरत है। हाँ, अगर मतलब अब कोई विकल्प ना हो तो उसकी बात समझ में आती है। आप कैसा भविष्य देना चाह रहे हैं? हम एक-एक पेड़ लगा रहे हैं, हम लोगों को एक जागरूक कर तरफ रहे हैं। सरकार बोल रही है कि प्राकृत की ओर बढ़ो, अपनी पुरानी संस्कृति को पहचानो, अपनी पुरानी चीजों को पढ़ाओ, और दूसरी तरफ प्राकृत से ही खिलवाड़। आखिर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों हो रहा है? सवाल सीधे है। और अरावली श्रृंखला की बात रह जाए तो उत्तर भारतीय लोगों की वो जान और ढाल का काम करता है, वो दिलों की धड़कन है। आप उच्च न्यायालय का फैसला लोग इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन सर दिल में सम्मान नहीं पा सकते हैं कि जो आप पर इस पर पुनः विचार करना चाहिए। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उत्तर भारतीय की ओर से, और जो ये मुहिम छेड़ी गई है, प्लीज इसको सही तरीके से जांच करके वहाँ अरावली श्रृंखला को बचाया जाए। बाकी आप लोग अपना क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। आप देखते रहिए भारतीय खबर, विकास प्रयास के साथ। जय हिंद।